कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब मैं शियानी एक्साइएनी की दुनिया में पुनर्जन्म लेकर आता हूँ। शुरुआत में मुझे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरी किस्मत इतनी अलग होने वाली है। इस दुनिया में कदम रखते ही मेरे साथ एक बेहद रहस्यमयी और शक्तिशाली सिस्टम बंध गया था। लेकिन उस समय मुझे इसकी असली क्षमता का जरा भी अंदाजा नहीं था। कुछ ही क्षण बाद सिस्टम की आवाज़ मेरे दिमाग में गूंज उठी और उसने अपनी सबसे बड़ी क्षमता के बारे में बताया। इस सिस्टम का नियम बेहद सीधा लेकिन अविश्वसनीय था। जब भी मैं और वांग लिन एक ही इलाके या एक ही मैप में मौजूद होंगे, मेरी साधना अपने आप उससे पूरे एक बड़े स्तर ऊपर पहुंच जाएगी। अगर वांग लिन फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में होगा तो मैं सीधे गोल्डन कोर में पहुंच जाऊंगा। अगर वह गोल्डन कोर में प्रवेश करेगा तो मैं नेसेंट सोल तक पहुंच जाऊंगा। और अगर भविष्य में वह और भी ऊंचे स्तर पर जाएगा तो मैं हमेशा उससे एक पूरा बड़ा रियल्म आगे रहूंगा। In simple words, no matter how fast Wang Lin grows, I will always stay one major realm ahead of him. सिस्टम की यह क्षमता सुनते ही मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मुझे तुरंत समझ आ गया कि यह कोई साधारण चीट नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक गोल्डन फिंगर था। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा भविष्य पूरी तरह बदल चुका हो। मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई और मैं मन ही मन भविष्य की अनगिनत संभावनाओं के बारे में सोचने लगा। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक दिन मैं भी इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में गिना जाऊंगा। लेकिन किस्मत हमेशा इतनी आसान नहीं होती। सिस्टम के सक्रिय होने से पहले ही मैं इस दुनिया में पूरे 50 साल तक अकेले संघर्ष करता रहा। उन 50 वर्षों में मैंने न जाने कितनी कठिनाइयां देखीं, कितनी बार मौत के करीब पहुंचा और कितनी बार अपनी सीमाओं को तोड़ने की कोशिश की। उस समय मेरे पास न कोई गुरु था जो हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन करे और न ही कोई ऐसा खजाना जो मेरी साधना को आसान बना दे। मेरे पास अगर कुछ था तो केवल मेरी मेहनत, मेरा धैर्य और कभी हार न मानने वाला इरादा। इस समय मैं लोहे संप्रदाय की अपनी शांत गुफा के बिल्कुल मध्य में पद्मासन लगाकर बैठा हुआ था। चारों ओर की आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार मेरी ओर खिंची चली आ रही थी। हवा भी मानो रुक गई थी। पूरी गुफा में केवल आध्यात्मिक ऊर्जा के बहने की हल्की सी कंपन सुनाई दे रही थी। मैं बिना रुके उस ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित करता जा रहा था। समय धीरे धीरे बीतता गया और मेरे शरीर के भीतर जमा होती शक्ति लगातार बढ़ती चली गई। अचानक मेरे शरीर के भीतर एक जोरदार कंपन हुआ। वर्षों से मुझे रोकने वाली बाधा आखिरकार टूट गई। मेरे शरीर की हर नस, हर मेरिडियन और हर कोशिका नई शक्ति से भर उठी। लंबे समय की कठिन साधना के बाद मैं आखिरकार फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के अंतिम चरण में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुका था। उस पल मेरे चेहरे पर संतोष साफ दिखाई दे रहा था। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और अपने शरीर के भीतर बह रही विशाल आध्यात्मिक शक्ति को महसूस किया। पहले की तुलना में मेरी ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पूरे शरीर का पुनर्जन्म हो गया हो। मेरी सांसें पहले से कहीं अधिक स्थिर थीं और मेरा मन भी पूरी तरह शांत हो चुका था। लेकिन जैसे ही मैंने भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया, मेरे दिमाग में सबसे पहले केवल एक ही नाम आया, वांग लिन। मैं अच्छी तरह जानता था कि भविष्य में यही व्यक्ति इस पूरी दुनिया का सबसे महान और सबसे खतरनाक साधक बनने वाला है। वही एक दिन आसमान को चुनौती देगा, अनगिनत शक्तिशाली दुश्मनों को हराएगा और अपना नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर देगा। यह सोचकर मैं इतना उत्साहित हो गया कि कई दिनों तक ठीक से सो भी नहीं पाया। Every time I imagined Wang Lin's future, I became even more excited about my own destiny. उस समय मेरे मन में केवल एक ही योजना थी। किसी भी कीमत पर मुझे वांग लिन को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। अगर मैं अभी से उसके साथ अच्छा संबंध बना लूं तो भविष्य में मुझे असंख्य फायदे मिल सकते हैं। आखिर वह आने वाले समय का सबसे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति बनने वाला था। उसके साथ रहना मतलब अनगिनत अवसर अपने आप मिल जाना। यही सोचकर मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, मैं किसी न किसी तरह उसे जरूर खोज निकालूंगा। लेकिन हकीकत अक्सर इंसान की उम्मीदों से बिल्कुल अलग होती है। कुछ ही समय बाद मुझे एक ऐसी सच्चाई का एहसास हुआ जिसने मेरी सारी योजनाओं को पल भर में तोड़कर रख दिया। मैंने शांत मन से हिसाब लगाया तो समझ आया कि मैं एक साधारण इंसान हूँ। मेरी उम्र सीमित है, जबकि वांग लिन की कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई थी। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो शायद मैं उससे मिलने से पहले ही इस दुनिया की धूल बन जाऊंगा। उस एहसास ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि केवल भविष्य की कल्पनाएं करने से कुछ नहीं बदलने वाला। आखिरकार मैंने अपने सारे बेकार के सपनों को एक तरफ रख दिया और खुद को पूरी तरह साधना में झोंक दिया।
मैंने तय कर लिया कि चाहे सिस्टम जागे या न जागे, चाहे किस्मत मेरा साथ दे या नहीं, मैं अपनी ताकत अपनी मेहनत से बढ़ाऊंगा। उसी संकल्प के साथ मैं कई स्थानों पर भटकता रहा और अंत में लोहे संप्रदाय में शामिल हो गया। वहीं से मेरी असली साधना की यात्रा शुरू हुई। शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। मेरे पास न कोई असाधारण प्रतिभा थी और न ही कोई दुर्लभ आध्यात्मिक जड़। हर छोटी सफलता के लिए मुझे दूसरों से कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। जब दूसरे साधक आराम करते थे, तब भी मैं लगातार अभ्यास करता रहता था। जब दूसरे लोग संसाधनों के भरोसे आगे बढ़ते थे, तब मैं केवल अपने धैर्य और मेहनत पर भरोसा करता था। डे आफ्टर डे, ईयर आफ्टर ईयर, आई नेवर स्टॉप्ड कल्टिवेटिंग। धीरे धीरे समय बीतता गया। मैंने ची रिफाइनिंग के हर छोटे चरण को पार किया। उसके बाद अनगिनत कठिनाइयों का सामना करते हुए फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में प्रवेश किया। फिर वर्षों की लगातार साधना के बाद आज मैं उसके अंतिम चरण तक पहुंच चुका था। मेरी हर उपलब्धि के पीछे केवल मेरी अपनी मेहनत थी। किसी ने मुझे कुछ भी मुफ्त में नहीं दिया था। लेकिन जितना मैं आगे बढ़ता गया, उतना ही मेरे मन में एक सवाल बार बार उठने लगा। आखिर मेरा गोल्डन फिंगर कहाँ है? बाकी लोगों को पुनर्जन्म लेते ही कोई दिव्य विरासत मिल जाती है, किसी को स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़, किसी को दुर्लभ खजाना, तो किसी को कोई सर्वशक्तिशाली सिस्टम। लेकिन मेरे हिस्से में केवल संघर्ष ही क्यों आया? क्या मेरा सिस्टम मुझे भूल चुका था, या फिर वह कभी था ही नहीं? मैं यही सब सोच ही रहा था कि अचानक मेरे दिमाग के भीतर वर्षों से गायब वह परिचित आवाज फिर से गूंज उठी। उसी क्षण मेरा पूरा शरीर एकदम से सिहर गया। इतने सालों के बाद आखिरकार सिस्टम ने पहली बार प्रतिक्रिया दी थी। सिस्टम की ठंडी लेकिन स्पष्ट आवाज मेरे कानों में गूंजी, बाइंडिंग टारगेट डिटेक्टेड। यह सुनते ही मेरी सांसें तेज हो गईं। इतने वर्षों का इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला था। तभी सिस्टम ने आगे कहा, सिस्टम वॉज अनेबल टू एक्टिवेट बिकॉज द टारगेट हैड नॉट येट अपीयर। नाउ द टारगेट हैज एंटर्ड द सेम रीजन। एक्टिवेशन कंप्लीट। उस पल मुझे सारी सच्चाई समझ में आ गई। सिस्टम कभी खराब था ही नहीं। वह तो केवल अपने लक्ष्य का इंतजार कर रहा था, और वह लक्ष्य कोई और नहीं बल्कि वांगलिन था। आज इतने वर्षों बाद वह आखिरकार इसी स्थान पर पहुंच चुका था। मेरे चेहरे पर अनायास मुस्कान फैल गई। इतने वर्षों की मेहनत अब आखिरकार रंग लाने वाली थी। मैं अभी सिस्टम से और सवाल पूछने ही वाला था कि अचानक एक और नोटिफिकेशन मेरे दिमाग में गूंज उठा। करंट कल्टिवेशन ऑफ वैंगलिन, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट मिड स्टेज। इसके तुरंत बाद दूसरी आवाज आई, सिंक्रोनाइजिंग होस्ट कल्टिवेशन। अगले ही पल तीसरी सूचना दिखाई दी, होस्ट कल्टिवेशन अपग्रेडेड टू गोल्डन कोर मिड स्टेज। इतना सुनते ही मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, सिस्टम की आखिरी सूचना भी सामने आ गई। एक्सट्रीम डिवाइन सेंस डिटेक्टेड। सिंक्रोनाइजिंग ब्लड कलर्ड एक्सट्रीम डिवाइन सेंस। जैसे ही यह वाक्य समाप्त हुआ, पूरी गुफा अचानक जोरदार कंपन से हिल उठी। ऐसा लग रहा था मानो धरती के भीतर कोई विशाल शक्ति जाग चुकी हो। अगले ही क्षण कई दर्जन किलोमीटर तक फैली आध्यात्मिक ऊर्जा पागलों की तरह मेरी ओर उमड़ने लगी। आसमान से एक विशाल सफेद प्रकाश स्तंभ सीधे मेरी गुफा पर उतर आया और सारी आध्यात्मिक ऊर्जा बिना रुके मेरे शरीर में प्रवेश करने लगी। मेरे शरीर की हर नस, हर मेरिडियन और हर कोशिका उस अपार शक्ति को अपने भीतर समाहित करने लगी। मेरे चारों ओर सुनहरी रोशनी की परत बनने लगी और पूरी गुफा तेज प्रकाश से जगमगा उठी। उस समय ऐसा लग रहा था मानो मेरी पूरी सत्ता बदल रही हो। द रियल ट्रांसफॉर्मेशन हैड फाइनली बिगन। मैं अभी अपनी नई शक्ति के साथ खुद को पूरी तरह संतुलित भी नहीं कर पाया था कि अचानक मुझे कई बेहद शक्तिशाली आभाएं अपनी गुफा की ओर तेजी से बढ़ती हुई महसूस हुई। उनकी गति इतनी तेज थी कि कुछ ही सांसों के भीतर वे मेरी गुफा के बाहर पहुंच चुके थे। अभी अभी जो विशाल आध्यात्मिक घटना हुई थी, उसने पूरे लोहे संप्रदाय को हिलाकर रख दिया था। इतनी बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा का एक ही स्थान पर इकट्ठा होना कोई साधारण बात नहीं थी। स्वाभाविक था कि संप्रदाय के सभी बड़े विशेषज्ञ इस रहस्यमयी घटना की जांच करने तुरंत यहां पहुंच जाते। अगले ही पल लोहे संप्रदाय के 2 नेसेंट सोल पूर्वज और 9 गोल्डन कोर एल्डर लगभग एक साथ मेरी गुफा के बाहर प्रकट हो गए। उनके शरीर से निकलने वाला दबाव इतना शक्तिशाली था कि आसपास की हवा तक भारी हो गई। पूरा वातावरण एक अजीब सी गंभीरता से भर चुका था। सबसे आगे ब्लू रो पूर्वज खड़ी थीं। उन्होंने सफेद रंग का लंबा वस्त्र पहन रखा था जो हवा में धीरे धीरे लहरा रहा था। उनके लंबे काले बाल उनकी कमर तक पहुंच रहे थे और उनकी आंखों पर हल्की सी सफेद रेशमी पट्टी थी, जिससे उनका रहस्यमयी व्यक्तित्व और भी प्रभावशाली दिखाई दे रहा था। उनके चेहरे पर न घबराहट थी और न ही गुस्सा,
लेकिन उनकी शांत निगाहें किसी भी व्यक्ति के मन की गहराई तक देख लेने में सक्षम लग रही थीं। उनके ठीक बगल में मो युआन पूर्वज हवा में स्थिर खड़े थे। उनका चेहरा दुबला पतला और गंभीर था, जबकि उनके शरीर से निकलने वाली गहरी आध्यात्मिक आभा यह बता रही थी कि उनकी शक्ति कितनी भयावह थी। दोनों पूर्वज बिना कुछ बोले मेरी गुफा की ओर ध्यान से देख रहे थे। उनके पीछे खड़े 9 गोल्डन कोर एल्डर भी पूरी तरह सतर्क थे। किसी की भी नजर मेरी गुफा से हट नहीं रही थी। कुछ क्षणों तक चारों ओर पूरी तरह सन्नाटा छाया रहा। आखिरकार मो युआन ने गहरी सांस लेते हुए धीमी आवाज में कहा कि अभी जो विशाल आध्यात्मिक हलचल हुई है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी साधक ने नेसेंट सोल रियल्म में प्रवेश किया हो। लेकिन अगले ही पल जब उन्होंने मेरी वास्तविक साधना को महसूस किया, तो उनके चेहरे पर पहली बार हैरानी साफ दिखाई देने लगी। उन्होंने तुरंत मेरी पिछली जानकारी याद की। केवल 10 वर्ष पहले मैं फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के मध्य चरण में था, लेकिन अब मेरी साधना सीधे गोल्डन कोर के मध्य चरण तक पहुंच चुकी थी। यह परिवर्तन इतना अविश्वसनीय था कि वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति उसे आसानी से स्वीकार नहीं कर पा रहा था। ब्लू रो ने भी मेरी ओर गहरी नजर से देखा। फिर उन्होंने धीरे से मो युआन की तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, आखिर इतने कम समय में किसी साधारण साधक की शक्ति पूरे एक बड़े रियल्म को कैसे पार कर सकती है। यह बात उनकी समझ से पूरी तरह बाहर थी। कुछ क्षण बाद ब्लू रो ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में मुझसे पूछा, अभी जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देने वाली आध्यात्मिक घटना हुई, क्या उसके पीछे तुम ही हो? उनकी आवाज में किसी प्रकार का क्रोध नहीं था, लेकिन इतना दबाव जरूर था कि कोई साधारण व्यक्ति घबराकर सच उगल देता। मैंने बिना घबराए धीरे से सिर झुकाया और शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, यह घटना मेरी साधना के दौरान ही हुई थी। साधना करते समय मुझे अचानक गहरा ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी अचानक हुए एनलाइटनमेंट की वजह से आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा अपने आप मेरी ओर खींच आई। मैंने जानबूझकर केवल इतना ही कहा। सिस्टम के बारे में एक शब्द भी बताने का मेरा कोई इरादा नहीं था। आखिर यह मेरा सबसे बड़ा रहस्य था। अगर इसकी सच्चाई किसी को भी पता चल जाती तो पूरी साधना दुनिया मेरे पीछे पड़ जाती। ऑफ कोर्स आई कुड नेवर रिवील द एग्जिस्टेंस ऑफ द सिस्टम टू एनीवन। जैसे ही वहां मौजूद सभी लोगों ने ज्ञानोदय शब्द सुना, पूरा वातावरण फिर से शांत हो गया। कोई भी तुरंत कुछ नहीं बोला। सभी एल्डर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि अभी कुछ ही क्षण पहले कई दर्जन किलोमीटर तक फैली आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग पूरी तरह मेरी गुफा में समा गई थी। इतनी बड़ी घटना को केवल साधारण ज्ञानोदय कहकर समझाना किसी के लिए भी आसान नहीं था, लेकिन उसके अलावा उनके पास कोई दूसरा उत्तर भी नहीं था। एक बड़ा लक्ष्य तय करने के बाद मैंने सबसे पहले अपने चेतना समुद्र यानी सी ऑफ कॉन्शियसनेस की दोबारा जांच की। पहले जहां मेरी डिवाइन सेंस की दुनिया केवल कुछ इंच जितनी छोटी थी, अब वही असीम समुद्र की तरह विशाल हो चुकी थी। चारों तरफ अथाह आध्यात्मिक शक्ति लहरों की तरह उमड़ रही थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस अथाह चेतना समुद्र के बिल्कुल केंद्र में एक मोटी खून जैसी लाल बिजली लगातार चमक रही थी। उसका आकार लगभग एक इंसानी बाजू जितना था और उसके भीतर इतनी भयानक विनाशकारी शक्ति छिपी थी कि उसे देखते ही किसी का भी दिल कांप जाए। वही लाल बिजली मेरी ब्लड कलर्ड एक्सट्रीम डिवाइन सेंस थी। उसमें मौजूद शक्ति इतनी खतरनाक थी कि अगर वह सीधे किसी साधक के सी ऑफ कॉन्शियसनेस पर प्रहार कर दे तो मेरे समान स्तर का कोई भी साधक लगभग उसका सामना नहीं कर सकता था। एक ही बार में उसकी चेतना पूरी तरह बिखर सकती थी। यही मेरी सबसे बड़ी ताकत थी और यही वह असली ट्रम्प कार्ड था जिसके भरोसे मैं अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली दुश्मनों को भी चुनौती दे सकता था। लेकिन इतनी भयावह शक्ति अपने साथ एक बड़ा खतरा भी लेकर आती थी। एक्सट्रीम डिवाइन सेंस का एक घातक दोष भी था। जो भी इस शक्ति का मालिक बनता, उसकी आत्मा हर समय इस विनाशकारी ऊर्जा के प्रभाव में रहती। अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो यही शक्ति अपने मालिक को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। इसलिए मुझे हर पल अपने मन को पूरी तरह शांत और स्थिर रखना पड़ता था। अपनी नई शक्ति को अच्छी तरह समझने के बाद मैंने सबसे पहले अपनी साधना वाली गुफा को दोबारा बनवाया। पुराने हिस्सों की मरम्मत करवाई, चारों ओर कई शक्तिशाली रिस्ट्रिक्शन अरेज स्थापित किए और सुरक्षा को पहले से कई गुना मजबूत बना दिया। अब बिना मेरी अनुमति कोई भी उस स्थान के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद मैंने खुद को पूरी तरह एकांत में बंद कर लिया और गोल्डन कोर की नई साधना को स्थिर करने में जुट गया। देखते ही देखते समय पंख लगाकर उड़ गया और पूरा 1 वर्ष बीत गया। पहले 6 महीनों तक मैंने केवल सिस्टम द्वारा मेरे शरीर में जबरदस्ती भरी गई विशाल आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित किया। हर दिन घंटों तक ध्यान करता, मेरिडियन को संतुलित करता और अपने गोल्डन कोर को मजबूत बनाता रहा।
आखिरकार 6 महीने बाद मेरी नींद पहले से कहीं अधिक स्थिर हो चुकी थी। अब मेरी सारी शक्ति पूरी तरह मेरे नियंत्रण में थी। इसके बाद अगले 6 महीनों में मैंने अपना पूरा ध्यान आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग पर लगा दिया। मैंने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि मैं अपना पहला असली हथियार स्वयं तैयार करूं। विशाल रिफाइनिंग हॉल के भीतर लाल रंग की भीषण अग्नि लगातार जल रही थी। उसकी गर्मी से पूरा कक्ष लाल रोशनी से चमक रहा था। मेरे सामने रिफाइनिंग कॉल्ड्रन के ऊपर एक उड़ने वाली तलवार हवा में तैर रही थी। उसके चारों ओर दर्जनों दुर्लभ धातुएं और आध्यात्मिक पदार्थ पिघलकर तरल बन चुके थे। मैं लगातार उन्हें नियंत्रित करता हुआ एक एक करके तलवार के भीतर समाहित करता गया। कई दिनों की कठिन मेहनत के बाद अचानक पूरे कक्ष में एक तेज धमाका गूंज उठा। अगले ही क्षण लाल रंग की चमकदार तलवार आसमान की ओर बिजली की तरह उछल गई। उसकी धार से निकलती तेज तलवार आभा यह साबित कर रही थी कि मेरा पहला फ्लाइंग स्वॉर्ड आखिरकार सफलतापूर्वक तैयार हो चुका था। उसे हाथ में लेते ही मैं उसकी शक्ति को महसूस कर सकता था। भले ही यह कोई दिव्य हथियार नहीं था, लेकिन यह पूरी तरह मेरी अपनी मेहनत से बना पहला मैजिक वेपन था, इसलिए उसका महत्व मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं था। 1 वर्ष बाद जब मैं अपने एकांतवास से बाहर निकला तो पूरा चिंगयुए शिखर पहले से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। वहां अब पहले से कहीं अधिक लोग रहने लगे थे। कुछ शिष्य संप्रदाय द्वारा भेजे गए सेवक थे, जबकि कुछ आसपास के गांवों से आए नए लोग थे जिन्होंने लोहे संप्रदाय की शरण ली थी। मैंने उन्हें कभी व्यक्तिगत रूप से शिक्षा नहीं दी थी, लेकिन केवल मेरा गोल्डन कोर एल्डर होना ही इतना पर्याप्त था कि कोई भी मेरे सामने ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत नहीं करता था। मैं मूल रूप से पुस्तकालय जाकर आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग से जुड़े प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहता था, लेकिन रास्ते में अचानक मेरी डिवाइन सेंस ने एल्केमी पीक की दिशा में कुछ असामान्य हलचल महसूस की। बिना एक पल की देरी किए मैंने तुरंत अपनी दिशा बदल दी और पूरी तरह अपनी उपस्थिति छिपाकर एक विशाल एल्केमी पवेलियन की छत पर पहुंच गया। अंदर 3 महिला साधक पूरी एकाग्रता के साथ तियाली पिल तैयार कर रही थीं। उनके चेहरों पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि इस दवा को बनाना बिल्कुल आसान नहीं था। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार सुनहरे और चांदी जैसे रंग वाली तियाली पिल धीरे धीरे भट्टी से बाहर निकलने लगी। तीनों महिला साधकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उन्हें लगा कि उनकी मेहनत आखिरकार सफल हो गई। लेकिन ठीक उसी क्षण कमरे के अंधेरे कोने से छिपा बैठा एक युवक अचानक बिजली की तरह बाहर निकला। उसकी नजर सीधे उस नई बनी तियाली पिल पर थी। उसने बिना एक पल गवाए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस अमूल्य गोली को छीनने की कोशिश की। उसकी उंगलियां अभी तियाली पिल को छूने ही वाली थीं कि अचानक मेरी भारी आवाज पूरे एल्केमी पवेलियन में गूंज उठी। लोहे संप्रदाय के भीतर चोरी करने की इतनी हिम्मत! लगता है तुम्हें अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मेरी आवाज सुनते ही वह युवक एक पल के लिए ठिठक गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही क्षण मेरी ब्लड कलर्ड एक्सट्रीम डिवाइन सेंस लाल बिजली बनकर उसकी ओर दौड़ी। वह पीछे मुड़कर देखने तक का समय नहीं निकाल पाया। लाल रक्त जैसी बिजली सीधी उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस से टकराई और उसकी डिवाइन सेंस एक ही पल में पूरी तरह बिखर गई। उसके चेहरे पर डर और अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वह कुछ कर पाता उससे पहले ही उसका शरीर पूरी तरह निर्जीव होकर दवा की भट्टी के पास गिर पड़ा। पूरी घटना इतनी तेजी से हुई कि वहां मौजूद तीनों महिला साधक कई क्षण तक समझ ही नहीं पाईं कि आखिर हुआ क्या है। पूरा एल्केमी पवेलियन एकदम शांत हो गया। मैं धीरे धीरे हवा से नीचे उतरा और बिना किसी भाव के उन तीनों को अपना काम जारी रखने का इशारा किया। तीनों ने तुरंत सम्मानपूर्वक झुककर मुझे प्रणाम किया। लेकिन उसी समय मेरी नजर दाईं ओर खड़ी हरे वस्त्रों वाली युवती पर जाकर ठहर गई। उसका चेहरा किसी चित्र की तरह सुंदर था। उसकी आंखों में एक अलग ही शांति थी और उसके पूरे व्यक्तित्व से सौम्यता झलक रही थी। तियाली पिल, एल्केमी पीक, 3 महिला साधक। बस इतना सोचते ही मुझे उसकी असली पहचान समझ आ गई। मेरे सामने खड़ी यह युवती कोई और नहीं बल्कि भविष्य में वांग लिन के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण महिलाओं में से एक ली मुवान थी। अब मुझे पूरी तरह समझ में आ गया कि मूल कहानी में वांग लिन उसे पहली बार देखकर कुछ क्षणों के लिए क्यों खो गया था। उसकी सुंदरता और व्यक्तित्व वास्तव में किसी साधारण साधक से बिल्कुल अलग थे। लेकिन मैंने केवल एक नज़र उसे देखा और तुरंत अपनी निगाह हटा ली। मैंने शांत स्वर में उन्हें तियाली पिल को सुरक्षित रखने का आदेश दिया और वहां से वापस लौटने लगा। मैं अच्छी तरह जानता था कि अगर मैंने वांग लिन और ली मुवान की नियति में जरा सा भी हस्तक्षेप किया तो भविष्य की पूरी कहानी बदल सकती थी। कौन जानता है कि उसके बाद कितनी भयानक घटनाएं जन्म ले लें। इसलिए मैंने तय किया कि उनकी किस्मत जैसी लिखी गई है वैसी ही रहने दूंगा।
कुछ समय बाद मैंने मन ही मन एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिया। तियानली पेल का तैयार हो जाना इस बात का संकेत था कि फायर बीस्ट क्राइसिस अब बहुत करीब आ चुकी है। जल्द ही पूरा फायर बर्निंग कंट्री एक भयानक आपदा में डूबने वाला था। लोहे संप्रदाय ने मुझे आश्रय दिया था, मुझे साधना का अवसर दिया था और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया था। इसलिए संकट आने पर मैं इस संप्रदाय को छोड़कर भाग नहीं सकता था। मुझे हर हाल में इसकी रक्षा करनी थी। लेकिन मैं यह भी जानता था कि केवल गोल्डन कोर मिड स्टेज की शक्ति इतनी बड़ी आपदा को रोकने के लिए बिल्कुल पर्याप्त नहीं थी। अगर सचमुच मैं अपने साथ साथ पूरे संप्रदाय की रक्षा करना चाहता था, तो मुझे जितनी जल्दी हो सके नेसेंट सोल रियल्म तक पहुंचना ही होगा। यही मेरा अगला लक्ष्य बन चुका था। इसके बाद मैं कभी कभी चिंगयुए शिखर के शिष्यों को साधना का मार्ग दिखा देता, लेकिन अपना अधिकांश समय फिर से आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग में बिताने लगा। लगातार मेहनत के बाद मैंने 2 और फ्लाइंग स्वॉर्ड तैयार किए। उनकी गुणवत्ता भले ही साधारण थी, लेकिन तीनों तलवारें मिलकर एक सरल स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाने के लिए पूरी तरह पर्याप्त थीं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। फिर एक दिन मैं हमेशा की तरह चिंगयुए शिखर की चोटी पर बैठा ध्यान कर रहा था कि अचानक पूरे फायर बर्निंग कंट्री में एक बेहद गर्म और हिंसक आभा फैल गई। दूर का आसमान पूरी तरह लाल हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा आकाश आग में जल रहा हो। हवा तक तपने लगी थी और वातावरण में बेचैनी फैल गई थी। उसी क्षण मुझे सब समझ में आ गया। फायर बीस्ट आखिरकार जाग चुका था। मैंने दूर लाल होते आकाश की ओर देखा और मन ही मन केवल एक ही बात कही, वांगलिन, अब तुम्हें जितनी जल्दी हो सके अपनी साधना बढ़ानी होगी। द फास्टर यू बिकम स्ट्रॉन्गर, द फास्टर आई कैन ब्रेक थ्रू टू द नेक्स्ट मेजर रियल्म। कुछ ही दिनों बाद ब्लू रो पूर्वज की विशाल डिवाइन सेंस पूरे लोहे संप्रदाय में फैल गई। उनकी गंभीर आवाज हर शिष्य और हर एल्डर के कानों में एक साथ गूंज उठी। सभी एल्डर तुरंत सभा भवन में उपस्थित हों। जब मैं वहां पहुंचा, तब तक सभी 9 गोल्डन कोर एल्डर पहले से मौजूद थे। हर किसी के चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। बिना समय बर्बाद किए ब्लू रो ने सीधे घोषणा की कि फायर बीस्ट अपनी सील तोड़ चुका है। अब फायर बर्निंग कंट्री इंसानों के रहने योग्य नहीं रहा। चारों बड़े संप्रदाय मिलकर फायर बर्निंग अलायंस बनाएंगे और सभी लोग पड़ोसी XUANW कंट्री की ओर प्रस्थान करेंगे, जहां नई भूमि पर अधिकार करके अपना भविष्य सुरक्षित किया जाएगा। यह कोई सामान्य बैठक नहीं थी और न ही किसी की राय पूछी जा रही थी। यह पहले से लिया गया अंतिम निर्णय था। फायर बर्निंग कंट्री के सभी नेसेंट सोल विशेषज्ञ इस पर पहले ही सहमत हो चुके थे। हम जैसे गोल्डन कोर एल्डरों के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। युद्ध का मैदान पूरी तरह अराजक हो चुका था। चारों ओर आग, धुआं और आध्यात्मिक ऊर्जा की टकराहट से आसमान तक कांप रहा था। ठीक उसी समय मेरी नज़र सबसे आगे भागते हुए एक युद्ध देवालय यानी वॉर गॉड हॉल के शिष्य पर पड़ी। वह बेहद बुरी हालत में था और उसके पीछे कई फायर बीस्ट लगातार उसका पीछा कर रहे थे। जैसे ही मैंने उसकी आभा को ध्यान से महसूस किया, मेरी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। आखिरकार 50 वर्षों से जिसका इंतजार कर रहा था, वह लक्ष्य आज मेरे सामने खड़ा था। मेरे सिस्टम का बाइंडिंग टारगेट आखिरकार मिल चुका था। इस समय वांग लिन अपनी असली पहचान छिपाकर मालियांग के नाम से रह रहा था। उसकी साधना केवल फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट मिड स्टेज तक पहुंची थी। उसके शरीर पर कई जगह जलने के गहरे निशान थे और साफ दिखाई दे रहा था कि वह अभी अभी एक कठिन लड़ाई से निकलकर आया है। जब उसने मुझे अचानक अपने सामने खड़ा देखा, तो वह तुरंत रुक गया। उसके चेहरे पर स्पष्ट आश्चर्य था। शायद वह समझ नहीं पा रहा था कि मैं फायर बीस्ट के रास्ते में खुद क्यों खड़ा हो गया हूं। मैंने उसकी ओर केवल एक शांत नजर डाली और बिना किसी भाव के कहा, वॉर गॉड हॉल का शिष्य, मेरे पीछे खड़े हो जाओ। मेरी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि उसने बिना कोई सवाल किए तुरंत वैसा ही किया। अगले ही पल मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरी उंगलियों के बीच से चमकदार बिजली की अनगिनत धाराएं निकलने लगीं। देखते ही देखते वे आसमान में फैलकर एक विशाल थंडर नेट में बदल गईं। अगले ही क्षण वह बिजली का जाल सामने दौड़ते फायर बीस्ट के झुंड पर टूट पड़ा। कान फाड़ देने वाली धमाकों की आवाज लगातार गूंजने लगी। सबसे आगे दौड़ रहे दर्जनों फायर बीस्ट एक ही पल में राख बन गए। लेकिन हमला वहीं नहीं रुका। मेरी फ्लाइंग स्वॉर्ड लगातार बिजली के साथ घूमती रही और कुछ ही क्षणों के भीतर सैकड़ों फायर बीस्ट पूरी तरह समाप्त हो चुके थे। पूरा युद्ध क्षेत्र कुछ देर के लिए शांत हो गया। मैंने धीरे से अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड वापस बुला ली और फिर पहली बार उस युवक की ओर मुड़कर पूछा, तुम्हारा नाम? उसने तुरंत दोनों हाथ जोड़कर सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, इस कनिष्ठ का नाम मालियांग है।
आज आपकी सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ। मैं उसकी असली पहचान अच्छी तरह जानता था। मुझे मालूम था कि मेरे सामने खड़ा व्यक्ति कोई साधारण साधक नहीं, बल्कि भविष्य का सबसे शक्तिशाली वांगलिन है। लेकिन मैंने उसकी पहचान उजागर करने का कोई प्रयास नहीं किया। मैंने केवल शांत स्वर में उसे वापस वोर गॉड हॉल की टोली में लौट जाने का आदेश दिया। वांग लिन ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया। जाने से पहले उसने एक बार पीछे मुड़कर मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में स्पष्ट संदेह था। वह महसूस कर चुका था कि मेरी साधना भले ही केवल गोल्डन कोर रियल में दिखाई दे रही थी, लेकिन मेरे शरीर से निकलने वाला दबाव किसी नैसेंट सोल विशेषज्ञ से बिल्कुल भी कम नहीं था। शायद उसी क्षण उसने पहली बार मुझे अपने मन में याद रख लिया। इसी युद्ध के बाद मेरा नाम पूरे XUANW कंट्री के कल्टीवेशन वर्ल्ड में तेजी से फैल गया। मेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगीं। दुश्मनों ने मेरे सिर पर भारी इनाम घोषित कर दिया और मुझे सबसे खतरनाक लक्ष्यों की सूची में शामिल कर लिया। लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जब तक नैसेंट सोल विशेषज्ञ स्वयं मैदान में नहीं उतरते, तब तक साधारण गोल्डन कोर साधक मेरे लिए केवल चलते फिरते संसाधन थे। जो भी मुझे मारने आता, अंत में अपना खजाना छोड़कर ही जाता। युद्ध लगातार 1 महीने से भी अधिक समय तक चलता रहा। हर दिन नई लड़ाइयाँ होती रहीं। लेकिन तभी अचानक मेरे शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा फिर से उफान मारने लगी। मेरी साधना बिना किसी प्रयास के तेजी से बढ़ने लगी। पहले मैं गोल्डन कोर मिड स्टेज से गोल्डन कोर लेट स्टेज में पहुंचा, और उसके बाद बिना रुके सीधे गोल्डन कोर ग्रेट परफेक्शन तक पहुंच गया। मुझे तुरंत समझ में आ गया कि वांग लिन ने भी अपनी साधना में एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है। उसने फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट ग्रेट परफेक्शन में प्रवेश कर लिया था। वह उधर फायर बीस्ट और XUANW कंट्री के साधकों के बीच जान जोखिम में डालकर हर दिन लड़ रहा था, जबकि मैं केवल उसी बैटलफील्ड पर खड़ा होकर अपने आप एक पूरा स्तर ऊपर पहुंच रहा था। द सिस्टम वॉज सिंपली टू ओवरपावर्ड। अब मेरी ताकत पहले जैसी नहीं रही थी। इस समय मैं सामने से किसी भी नैसेंट सोल फर्स्ट स्टेज विशेषज्ञ का मुकाबला कर सकता था। अगर सामने वाला जरा सी भी लापरवाही करता, तो मेरे पास उसे हराने का पूरा विश्वास था। अब पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैं सचमुच रियल्म क्रॉसिंग बैटल करने की क्षमता हासिल कर चुका हूं। युद्ध समाप्त होने के बाद पूरे फायर बर्निंग अलायंस के साधकों का मनोबल मानो आसमान छूने लगा। अभी कुछ ही देर पहले जो लोग कठिन संघर्ष में फंसे हुए थे, अब उनके चेहरों पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। हर किसी की आंखों में जीत की चमक थी। कई साधकों के शरीर पर गहरे घाव थे, लेकिन फिर भी उनके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सभी ने एक साथ जोरदार युद्ध घोष किया और पीछे हटते दुश्मनों का लगातार पीछा करना शुरू कर दिया। हम बिना रुके कई दर्जन किलोमीटर तक उनका पीछा करते रहे। रास्ते में जो भी XUANW कंट्री के साधक सामने आए, उन्हें या तो पीछे हटना पड़ा या फिर हमारी संयुक्त शक्ति के सामने हार माननी पड़ी। कुछ ही समय में उनकी पूरी रक्षा पंक्ति पूरी तरह बिखर गई और बचे हुए सैनिक अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। कई लोग अपने घायल साथियों को छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि अब उनके पास लड़ने की इच्छा भी नहीं बची थी। पूरे युद्ध क्षेत्र में केवल फायर बर्निंग अलायंस की विजय की गूंज सुनाई दे रही थी। मैं युद्धभूमि के ऊपर हवा में शांत भाव से खड़ा होकर नीचे का दृश्य देख रहा था। चारों ओर टूटी हुई धरती, बिखरे हुए हथियार, धुएं के बादल और युद्ध के अनगिनत निशान साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ जगहों पर अभी भी आग जल रही थी। हवा में बारूद, खून और आध्यात्मिक ऊर्जा की मिलीजुली गंध फैली हुई थी। कुछ घायल साधकों का उपचार किया जा रहा था, जबकि बाकी लोग दुश्मनों द्वारा छोड़े गए स्टोरेज बैग्स, मैजिक वेपन्स और दूसरे संसाधनों को इकट्ठा करने में लगे थे। दूर भागती हुई XUANW कंट्री की सेना धीरे धीरे मेरी नजरों से ओझल हो गई। मैंने गहरी सांस ली और अपने शरीर के भीतर बह रही गोल्डन कोर ग्रेट परफेक्शन की विशाल आध्यात्मिक शक्ति को महसूस किया। अब वह पहले की तरह उफान नहीं मार रही थी, बल्कि धीरे धीरे पूरी तरह स्थिर होती जा रही थी। हर सांस के साथ मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा पहले से अधिक शांत, नियंत्रित और मजबूत होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा पूरा शरीर नई शक्ति के साथ पूरी तरह एक हो चुका हो। मैं मन ही मन हल्का सा मुस्कुराया। इस समय वांग लिन अभी भी गोल्डन कोर रियल्म में प्रवेश करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर हर दिन कठिन लड़ाइयां लड़ रहा था, जबकि मैं उसकी साधना की बदौलत पहले ही एक नैसेंट सोल विशेषज्ञ को सामने से हराकर अपनी शक्ति पूरी दुनिया के सामने साबित कर चुका था। लेकिन मेरे लिए यह अंत नहीं, बल्कि केवल शुरुआत थी। यह जीत केवल आने वाले भविष्य की पहली सीढ़ी थी। मैंने मन ही मन सोचा, वंस वैन लिन ब्रेक्स थ्रू टू गोल्डन कोर रियल्म, आई विल इंस्टेंटली स्टेप इनटू द नैसेंट सोल रियल्म। उस दिन मेरी असली यात्रा शुरू होगी।
तब सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, बल्कि यह होगा कि क्या मेरी ब्लड कलर्ड एक्सट्रीम डिवाइन सेंस रियल्म की सीमाओं को पार करने के बाद भी उतनी ही विनाशकारी बनी रहेगी। अगर उसकी शक्ति जरा भी कम नहीं हुई तो भविष्य में बहुत कम लोग मेरे सामने टिक पाएंगे। शायद उस समय मैं सचमुच पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के शीर्ष विशेषज्ञों की श्रेणी में कदम रख दूंगा। लेकिन उसी के साथ मेरे मन में एक और चिंता भी थी। जितनी शक्तिशाली ब्लड कलर्ड एक्सट्रीम डिवाइन सेंस थी, उतना ही बड़ा उसका खतरा भी था। अगर भविष्य में यही शक्ति मेरी प्रगति के रास्ते में रुकावट बन गई तो नैसेंट सोल रियल्म में प्रवेश करना आसान नहीं होगा। इसलिए मुझे पहले से ही हर संभावना के लिए तैयार रहना था। इसके साथ ही एक और बात लगातार मेरे मन में घूम रही थी। क्या वोर गॉड हॉल आखिरकार अपनी सबसे गुप्त डिवाइन आर्ट शेंडाओ टेक्निक मुझे देखने देगा? अगर मैं उस तकनीक को प्राप्त कर सका तो नैसेंट सोल में प्रवेश करने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। शायद वही भविष्य में मेरी सबसे बड़ी कुंजी बनने वाली थी। मैं जानता था कि ऐसी गुप्त तकनीक किसी बाहरी व्यक्ति को आसानी से नहीं दी जाती, लेकिन अगर भविष्य में मुझे पर्याप्त योगदान देने का अवसर मिला तो शायद मेरे लिए भी एक रास्ता खुल सकता था। यह सब सोचते हुए मैंने अपनी 36 फ्लाइंग स्वॉर्ड वापस अपने स्टोरेज बैग में रख दी। हर तलवार पर युद्ध के निशान मौजूद थे, लेकिन उनकी धार अब भी पहले जैसी तेज थी। मैंने भागते हुए दुश्मनों का पीछा जारी नहीं रखा, क्योंकि मेरे लिए इस लड़ाई का उद्देश्य पहले ही पूरा हो चुका था। बेवजह शक्ति खर्च करने का कोई अर्थ नहीं था। अभी आगे और भी बड़ी लड़ाइयां मेरा इंतजार कर रही थीं। मुझे अपनी हर शक्ति को सही समय के लिए बचाकर रखना था। लेकिन सच्चाई यह थी कि अभी की लड़ाई बाहर से जितनी आसान दिखाई दे रही थी, वास्तव में उतनी थी नहीं। मैंने भले ही एक नैसेंट सोल फर्स्ट स्टेज विशेषज्ञ को हरा दिया था, लेकिन उसके अंतिम प्रतिआक्रमण ने मेरे शरीर के भीतर की रक्त ऊर्जा को बुरी तरह झकझोर दिया था। मेरी छाती के भीतर अब भी रक्त और आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार उथल पुथल कर रहे थे। हर बार जब मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को नियंत्रित करने की कोशिश करता, भीतर हल्का सा दर्द महसूस होता। अगर मैं अभी दोबारा किसी समान स्तर की लड़ाई में उतर जाता तो स्थिति मेरे लिए उतनी आसान नहीं रहती। आखिर नैसेंट सोल विशेषज्ञ ही होता है। अगर मेरी ब्लड कलर्ड एक्सट्रीम डिवाइन सेंस ने उसके बचाव में वह एक क्षण का खाली स्थान पैदा न किया होता तो इस लड़ाई का परिणाम शायद बिल्कुल अलग होता। जीत और हार के बीच केवल एक पल का अंतर था, और मैंने उसी एक पल को अपने पक्ष में बदल दिया था। यही इस युद्ध की सबसे बड़ी सच्चाई थी। मैं मन ही मन अपनी सांसों को नियंत्रित कर ही रहा था कि अचानक सफेद वस्त्रों की एक झलक मेरे सामने आकर रुकी। अगले ही पल ब्लू रो पूर्वज बिना किसी आहट के मेरे सामने प्रकट हो गईं। उनकी गति इतनी तेज थी कि आसपास मौजूद अधिकांश साधक उन्हें आते हुए देख भी नहीं पाए। उन्होंने कुछ क्षण तक मुझे ध्यान से देखा। उनकी आंखों में इस बार केवल जिज्ञासा नहीं, बल्कि गहरा सम्मान और आश्चर्य भी था। कुछ देर बाद उन्होंने शांत स्वर में कहा, गोल्डन कोर ग्रेट परफेक्शन में रहते हुए सामने से एक नैसेंट सोल फर्स्ट स्टेज विशेषज्ञ को हराना। ऐसा दृश्य मैंने बहुत कम देखा है। अगर आज उसकी जगह मैं स्वयं लड़ती तो शायद मुझे भी काफी मेहनत करनी पड़ती। मैंने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, वरिष्ठ, आपने मेरी शक्ति को कुछ अधिक ही आंक लिया है। मैं केवल ब्लड कलर्ड एक्सट्रीम डिवाइन सेंस की मदद से जीत पाया। अगर केवल स्पिरिचुअल एनर्जी की बात करें तो मैं मुश्किल से नैसेंट सोल फर्स्ट स्टेज का सामना कर सकता हूं। ब्लू रो केवल मुस्कुराई। साफ था कि उन्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अपना स्टोरेज बैग खोला और उसमें से एक चमकदार चांदी जैसी लंबी तलवार तथा कई उच्चस्तरीय हीलिंग पिल्स निकालकर मेरी ओर बढ़ा दिए। उन्होंने कहा, आज की इस लड़ाई में तुम्हारा योगदान सबसे बड़ा रहा है। यह तुम्हारे लिए पुरस्कार है। मैंने दोनों हाथों से सम्मानपूर्वक उन्हें स्वीकार कर लिया। तलवार हाथ में आते ही उसकी ठंडी आभा पूरे शरीर में फैल गई। केवल उसे देखकर ही समझ में आ रहा था कि यह मेरी बनाई हुई 36 फ्लाइंग स्वॉर्ड से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। इसके बाद ब्लू रो ने गंभीर स्वर में कहा, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। बाकी 5 युद्ध क्षेत्रों का परिणाम अभी तय नहीं हुआ। यहां मैं स्वयं मोर्चा संभाल लूंगी। तुम तुरंत दूसरे युद्ध क्षेत्र में जाकर फायर बर्निंग अलायंस की सहायता करो। मैंने बिना देर किए सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया। अगले ही पल नई फ्रोस्ट व्हाइट स्वॉर्ड पर कदम रखा और बिजली की गति से आसमान की ओर उड़ गया। ब्लू रो काफी देर तक मेरी जाती हुई आकृति को देखती रही। जब मैं पूरी तरह उनकी नजरों से ओझल हो गया, तब उन्होंने मुड़कर सभी साधकों को युद्धभूमि की सफाई और घायलों का उपचार करने का आदेश दिया। उधर उड़ते हुए मैंने तुरंत एक हीलिंग पिल निगल ली।
कुछ ही क्षणों में मेरे शरीर के भीतर उफनती रक्त ऊर्जा शांत होने लगी और स्पिरिचुअल एनर्जी फिर से लगभग पूर्ण अवस्था में लौट आई। इसके बाद मैंने अपनी नई फ्रोस्ट व्हाइट स्वॉर्ड को हथेली पर रखकर ध्यान से देखा। उसकी चांदी जैसी धार पर पड़ती सूर्य की किरणें 7 रंगों की हल्की चमक बिखेर रही थीं। मैंने तलवार की मूठ को मजबूती से पकड़ा और हल्के से एक स्वॉर्ड स्लैश आगे की ओर चलाया। सामने फैले बादल एक ही वार में 2 हिस्सों में बंट गए। यह देखकर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वाकई यह एक असाधारण तलवार है। फ्रोस्ट व्हाइट स्वॉर्ड हाथ में आने के बाद मेरी युद्ध क्षमता पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। अब नैसेंट सोल फर्स्ट स्टेज के अधिकांश विशेषज्ञ मेरे लिए पहले जैसे खतरनाक नहीं रहे थे। अगर भविष्य में फिर कभी किसी नैसेंट सोल फर्स्ट स्टेज साधक से सामना होता तो मुझे पूरा विश्वास था कि ब्लड कलर्ड एक्सट्रीम डिवाइन सेंस और फ्रोस्ट व्हाइट स्वॉर्ड की संयुक्त शक्ति से मैं पहले से कहीं कम समय में युद्ध समाप्त कर सकता हूं। इस नई शक्ति ने मेरा आत्मविश्वास भी कई गुना बढ़ा दिया था। इसके बाद मैं लगातार फायर बर्निंग अलायंस के 6 बड़े युद्ध क्षेत्रों के बीच आना जाना शुरू कर दिया। जहां भी किसी मोर्चे पर स्थिति बिगड़ती, जहां भी हमारे साधक पीछे धकेले जाते या किसी नैसेंट सोल विशेषज्ञ के कारण संकट पैदा होता, वहीं मेरी तलवार की चमक सबसे पहले दिखाई देती। कई बार तो दुश्मन मुश्किल से बढ़त बनाते और अगले ही पल मेरी फ्लाइंग स्वॉर्ड उनके पूरे गठन को चीरकर रख देती। धीरे धीरे सभी युद्ध क्षेत्रों में मेरा नाम फैलने लगा। फायर बर्निंग अलायंस के साधकों के लिए मेरा पहुंचना जीत की उम्मीद बन चुका था, जबकि XUNW कंट्री के साधकों के लिए मेरा नाम डर का दूसरा नाम बन गया था। वास्तव में दोनों पक्षों की कुल शक्ति लगभग बराबर थी। कोई भी पक्ष दूसरे को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता था। इसलिए यह युद्ध जल्दी खत्म होने वाला नहीं था। हर दिन नई लड़ाइयां होती, दोनों पक्षों के सैकड़ों साधक घायल होते और अनगिनत संसाधन नष्ट होते। मुझे पहले से ही अंदाजा था कि अंत में चाहे जो भी हो, दोनों पक्ष भारी नुकसान उठाने के बाद समझौता करने पर मजबूर होंगे। लेकिन उस दिन के आने से पहले अनगिनत जानें इस युद्ध की कीमत चुकाने वाली थीं। समय बीतने के साथ मेरी तलवार के नीचे मरने वाले गोल्डन कोर साधकों की संख्या इतनी बढ़ गई कि अब मैं स्वयं भी उन्हें गिन नहीं सकता था। उनमें केवल साधारण गोल्डन कोर विशेषज्ञ ही नहीं, बल्कि एक नैसेंट सोल फर्स्ट स्टेज विशेषज्ञ भी शामिल था। वह व्यक्ति मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी कमजोर होने का इंतजार कर रहा था। उसे लगा कि लंबे युद्ध के बाद मैं थक चुका हूं और यही सही मौका है मुझे समाप्त करने का। उसने अचानक छिपकर मुझ पर हमला किया। लेकिन उसने मेरी ब्लड कलर्ड एक्सट्रीम डिवाइन सेंस की असली शक्ति को बहुत हल्के में लिया था। जैसे ही उसने हमला किया, मेरी ब्लड कलर्ड लाइटनिंग सीधे उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस पर गिरी। उसकी डिवाइन सेंस एक पल के लिए पूरी तरह रुक गई। बस मुझे इसी एक पल की जरूरत थी। मैंने तुरंत फ्रोस्ट व्हाइट स्वॉर्ड से उसकी रक्षा को चीर दिया। उसी क्षण मेरी बची हुई 36 फ्लाइंग स्वॉर्ड चारों दिशाओं से उस पर टूट पड़ी। पल भर में उसका शरीर अनगिनत तलवारों से छलनी हो चुका था। कुछ ही क्षणों बाद एक और नैसेंट सोल फर्स्ट स्टेज विशेषज्ञ मेरी तलवार के नीचे गिर चुका था। इस घटना के बाद XUNW कंट्री के साधकों में दहशत फैल गई। अब वे मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते थे। उन्होंने मुझे एक नया नाम दिया, किलिंग गॉड। क्योंकि जिस व्यक्ति को भी मैं अपना लक्ष्य बना लेता, उसका जीवित बच निकलना लगभग असंभव हो जाता था। किलिंग गॉड की उपाधि मिलने के बाद XUNW कंट्री के उच्च स्तरीय विशेषज्ञ पूरी तरह सतर्क हो गए। वे अच्छी तरह समझ चुके थे कि अगर मुझे इसी तरह बढ़ने दिया गया तो भविष्य में मैं उनके लिए और भी बड़ा खतरा बन जाऊंगा। इसलिए उन्होंने कई बार बड़े पैमाने पर मुझे घेरकर मारने की योजना बनाई। लेकिन हर बार मेरी ब्लड कलर्ड एक्सट्रीम डिवाइन सेंस पहले ही उनके इरादों को भांप लेती। घेरा पूरी तरह बनने से पहले ही मैं रास्ता बदल देता और आसानी से बाहर निकल जाता। इतना ही नहीं, हर बार निकलते समय मैं पीछा करने वाले कुछ साधकों को भी घायल या समाप्त करके जाता। इससे दुश्मनों का मनोबल लगातार टूटता गया। अगर वे कम लोग भेजते तो मुझे रोक नहीं पाते, और अगर बहुत बड़ी सेना भेजते तो उनकी गतिविधि दूर से ही मेरी डिवाइन सेंस पकड़ लेती। इसलिए उनकी हर योजना अंत में असफल ही साबित होती रही। लेकिन एक बार स्थिति सचमुच बेहद खतरनाक हो गई। इस बार स्वयं एक नैसेंट सोल मिड स्टेज विशेषज्ञ मेरे पीछे आ गया। उसकी शक्ति मेरे अनुमान से कहीं अधिक थी। उसके एक साधारण प्रहार से पहाड़ टूट रहे थे, धरती फट रही थी और आसपास का पूरा आकाश आध्यात्मिक दबाव से कांप उठा। पहली बार मुझे दोनों रियल्म्स के बीच वास्तविक अंतर का एहसास हुआ। उसके सामने सीधे लड़ना आत्महत्या के बराबर था। इसलिए मैंने अपनी ब्लड कलर्ड एक्सट्रीम डिवाइन सेंस को उसकी सीमा तक पहुंचा दिया। उसी समय फ्रोस्ट व्हाइट स्वॉर्ड और मेरी सभी फ्लाइंग स्वॉर्ड एक साथ आगे बढ़ी।
उनकी संयुक्त शक्ति ने दुश्मन की विशाल स्पेल फॉर्मेशन में एक छोटा सा रास्ता खोल दिया और मैंने बिना एक पल गवाए उसी रास्ते से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। लेकिन इस बार जीत की कीमत बहुत भारी थी। मेरी 36 फ्लाइंग स्वॉर्ड में से 27 पूरी तरह नष्ट हो गई। यहाँ तक कि फ्रोस्ट व्हाइट स्वॉर्ड भी हल्की क्षतिग्रस्त हो गई। मैं स्वयं भी गंभीर रूप से घायल हो गया। मेरे शरीर की आध्यात्मिक नसें तक झुलस गई थीं और मुझे पूरे 1 महीने तक एकांत में रहकर उपचार करना पड़ा। उस दौरान मैंने किसी भी युद्ध में भाग नहीं लिया और केवल अपनी चोटों को ठीक करने पर ध्यान दिया। हालांकि मैं घायल था, लेकिन पूरी XUANW कंट्री में यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि एक गोल्डन कोर ग्रेट परफेक्शन साधक नैसेंट सोल मिड स्टेज विशेषज्ञ के हाथों से जीवित बच निकला। यह घटना अपने आप में एक चमत्कार मानी जा रही थी। इसी लड़ाई के बाद किलिंग गॉड का नाम पूरे XUANW कंट्री में पूरी तरह स्थापित हो गया। इसके बाद दुश्मनों ने मेरे खिलाफ बड़े पैमाने की घेराबंदी लगभग बंद कर दी, क्योंकि वे समझ चुके थे कि सामान्य नैसेंट सोल फर्स्ट स्टेज विशेषज्ञ मुझे रोक नहीं सकते, जबकि नैसेंट सोल मिड स्टेज विशेषज्ञों के पास हमेशा मेरा पीछा करने का समय नहीं था। लगातार 2 वर्षों तक चले इस भीषण युद्ध ने दोनों पक्षों को बुरी तरह थका दिया था। असंख्य साधक मारे जा चुके थे, अनगिनत संसाधन समाप्त हो चुके थे और यहाँ तक कि नैसेंट सोल विशेषज्ञ भी इस अंतहीन युद्ध से ऊब चुके थे। अंत में XUANW कंट्री को वास्तविकता स्वीकार करनी पड़ी। उन्होंने फायर बर्निंग अलायंस के साथ शांति वार्ता शुरू करने का निर्णय लिया। दोनों पक्ष समझ चुके थे कि यदि युद्ध इसी तरह चलता रहा तो जीत चाहे किसी की भी हो, नुकसान सभी का होगा। कई दौर की कठिन बातचीत और लंबे विचार विमर्श के बाद आखिरकार फायर बर्निंग अलायंस और XUANW कंट्री के बीच समझौता हो गया। दोनों पक्षों ने तय किया कि XUANW कंट्री अपने क्षेत्र का एक हिस्सा फायर बर्निंग अलायंस को सौंप देगा, ताकि वहां नए संप्रदाय स्थापित किए जा सकें। इसके बदले दोनों पक्ष फिलहाल एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। लगातार 2 वर्षों तक चली इस भीषण लड़ाई का अंत आखिरकार हो गया। अनगिनत साधकों के बलिदान और भारी नुकसान के बाद यह शांति स्थापित हुई थी। युद्ध समाप्त होने के बाद पहली बड़ी सभा फायर बर्निंग अलायंस के मुख्य सभा भवन में आयोजित की गई। वॉर गॉड हॉल, लूहे सेक्ट और अन्य सभी प्रमुख संप्रदायों के शक्तिशाली विशेषज्ञ वहां उपस्थित थे। सभी भविष्य की योजनाओं, नए क्षेत्र के विकास और संसाधनों के बंटवारे पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। हालांकि मैं अभी भी केवल गोल्डन कोर ग्रेट परफेक्शन पर था, लेकिन मेरी युद्ध उपलब्धियों के कारण मुझे सामान्य गोल्डन कोर विशेषज्ञों के साथ नहीं, बल्कि ब्लू रुओ और मो युअन जैसे नैसेंट सोल पूर्वजों के साथ बैठने का सम्मान मिला। सभा में मौजूद किसी भी व्यक्ति ने इस व्यवस्था पर कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि अब मेरी शक्ति सभी अपनी आंखों से देख चुके थे। इसके बाद वॉर गॉड हॉल के एक नैसेंट सोल लेट स्टेज पूर्वज खड़े हुए। उन्होंने सबसे पहले 2 वर्षों तक चले युद्ध का संक्षिप्त विवरण दिया और सभी साधकों के योगदान की प्रशंसा की। फिर उन्होंने घोषणा की कि फायर बर्निंग अलायंस अब XUANW कंट्री में पूरी तरह अपनी जड़ें जमा चुका है। अब अगला लक्ष्य नए क्षेत्र का विकास, संप्रदायों का पुनर्निर्माण, रक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और युद्ध में खोई हुई शक्ति को वापस हासिल करना होगा। इसके बाद सभा में संसाधनों का वितरण, सुरक्षा फॉर्मेशन की स्थापना, सीमाओं की रक्षा और भविष्य की योजनाओं पर एक-एक करके निर्णय लिए गए। इन प्रशासनिक विषयों में मेरी कोई विशेष रुचि नहीं थी, इसलिए मैं पूरी सभा के दौरान शांत बैठा रहा और केवल बैठक समाप्त होने का इंतजार करता रहा। कुछ समय बाद सभा समाप्त हुई और सभी विशेषज्ञ एक-एक करके बाहर जाने लगे। तभी वॉर गॉड हॉल की ओर से अचानक एक गंभीर आवाज सुनाई दी, डाओइस्ट चुयुअन, कृपया कुछ देर रुकिए। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मुझे रोकने वाले वॉर गॉड हॉल के 2 पूर्वज थे, फेंग युअन और यांगसेन। दोनों की निगाहें सीधे मुझ पर टिकी हुई थीं। मैंने अनायास ब्लू रुओ की ओर देखा। उन्होंने हल्के से सिर हिलाकर संकेत दिया कि इसमें कोई खतरा नहीं है। उनका इशारा समझकर मैं दोबारा अपनी जगह पर बैठ गया। कुछ ही क्षणों में सभा भवन पूरी तरह खाली हो गया। अब विशाल हॉल में केवल 4 लोग बचे थे, मैं, ब्लू रुओ, फेंग ल्यूअन और यांगसेन। फेंग ल्यूअन ने बिना किसी भूमिका के सीधे विषय पर आते हुए कहा, 2 वर्ष पहले तुमने हमसे शेंडाओ टेक्निक देखने की इच्छा व्यक्त की थी। युद्ध के दौरान तुम्हारे योगदान और फायर बर्निंग अलायंस के लिए किए गए कार्यों को देखते हुए वॉर गॉड हॉल ने तुम्हें यह अवसर देने का निर्णय लिया है। उनकी बात सुनते ही मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ गई। पिछले 2 वर्षों तक मैंने केवल लूहे सेक्ट का उपकार चुकाने के लिए ही युद्ध नहीं लड़ा था। मेरे सबसे बड़े उद्देश्यों में से एक था वॉर गॉड हॉल का विश्वास जीतना और शेंडाओ टेक्निक को देखने का अधिकार प्राप्त करना। आज आखिरकार वह अवसर मेरे सामने था।
मैंने तुरंत फेंग ल्यूअन और यांग सेन को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया। इसके बाद दोनों मुझे वोर गॉड हॉल के नए निवास स्थान की ओर ले जाने लगे। ब्लू रो हमारे साथ नहीं आई। उन्होंने केवल मुस्कुराकर कहा, निश्चिंत होकर जाओ। शेंडाओ टेक्निक को ध्यान से समझो। शायद यही तुम्हारे भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी साबित हो। इन 30 लोगों में से भी आखिरकार सिर्फ आधे ही सफलतापूर्वक ओरिजिन रियल्म तक पहुंच पाए थे। जहां तक फायर फैन किंगडम के बाकी संप्रदायों की बात थी, वहां जिस तथाकथित शेंडाओ टेक्निक की चर्चा होती थी वह ज्यादातर अधूरी किंवदंतियां थीं और कई तो पूरी तरह नकली थीं। इस तकनीक का असली रहस्य हमेशा मेरी आंखों के सामने मौजूद इसी विशाल पत्थर की दीवार में छिपा हुआ था। सारी बातें समझाने के बाद फेंग ल्यूअन और यांग सेन वहां से चले गए और मुझे अकेला छोड़ दिया। जाते जाते उन्होंने खास तौर पर चेतावनी दी, क्रिस्टल गेट के पास मत जाना, वहां लगा हुआ सील बेहद खतरनाक है। उनके जाने के बाद चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। मैंने गहरी सांस ली और शांत मन से उस जेड जैसी चमकती पत्थर की दीवार के पहले अक्षर से पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मेरे मन का भ्रम और भी बढ़ता गया। यह किसी सामान्य कल्टीवेशन टेक्निक जैसी बिल्कुल नहीं थी। इसमें न तो मेरिडियन चलाने का कोई तरीका था और न ही किसी प्रकार के मंत्र या स्टेप्स। पूरी सामग्री बिखरी हुई थी। कहीं एक वाक्य, कहीं दूसरा, आगे पीछे सब उल्टा पुल्टा था। यहाँ तक कि कई जगह बातें एक दूसरे का विरोध भी कर रही थीं। मैंने लगभग 2 अगरबत्तियों के जलने जितना समय लगाकर पूरी दीवार पढ़ डाली। फिर आंखें बंद करके सब कुछ दिमाग में दोबारा व्यवस्थित करने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मैं उन शब्दों को किसी क्रम में जोड़ ही नहीं पा रहा था। मैंने फिर से आंखें खोलीं और दोबारा पढ़ने के लिए दीवार की ओर देखा, लेकिन उसी क्षण मेरे दिमाग में अभी अभी याद किए गए सारे शब्द पूरी तरह गायब हो गए। मुझे साफ याद था कि मैंने पूरी सामग्री याद कर ली थी, फिर भी मैं एक भी पंक्ति याद नहीं कर पा रहा था। उसके बाद मैंने शब्दों को याद करने की कोशिश छोड़ दी। अब मैं केवल बार बार दीवार को देखता रहा, हर पंक्ति को अपनी आंखों के सामने से गुजरने देता रहा। पहली बार पढ़ने में 2 अगरबत्तियों का समय लगा था, दूसरी बार सिर्फ 1, तीसरी बार उससे भी कम। जैसे जैसे मैं बार बार पढ़ता गया, मेरी गति लगातार बढ़ती गई। आधी अगरबत्ती में 1 बार, एक अगरबत्ती में 3 बार, फिर 5 बार। अनगिनत अक्षर नदी के बहते पानी की तरह मेरी आंखों के सामने से गुजरते रहे। भले ही वे मेरी यादों में नहीं टिक रहे थे, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे मेरी आत्मा की और भी गहराई में उतरते जा रहे हों। समय लगातार बीतता गया। मुझे याद भी नहीं रहा कि मैंने यह दीवार कितनी बार पढ़ी थी। मेरी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। उनकी गहराई में सुइयों जैसी चुभन लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन मैंने रुकना स्वीकार नहीं किया। मेरी आंखों की गहराई से अचानक तेज जलन उठी। एक गर्म तरल मेरी आंखों के कोनों से बह निकला। मैंने झटके से आंखें खोलीं। उस पल ऐसा लगा जैसे मेरी पुतलियों के भीतर 2 जलती हुई अग्नियां भड़क रही हों। ठीक उसी क्षण जेड की दीवार पर लिखे सारे शब्द धीरे धीरे गायब होने लगे। उनकी जगह एक सफेद वस्त्र पहने धुंधली आकृति प्रकट हुई, जिसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह दोनों हाथ पीछे बांधे शांति से खड़ी थी। फिर उसने धीरे धीरे अपने हाथ उठाए और हैंड सील्स बनाना शुरू कर दिया। उसका हर मूवमेंट अनगिनत आफ्टर इमेज छोड़ रहा था, मानो हर क्रिया में दुनिया के किसी गहरे नियम की शक्ति समाई हुई हो। मैं अपनी नज़र एक पल के लिए भी उससे हटा नहीं पा रहा था। अगले ही पल उसका शरीर 1 से 2 और 2 से 3 में बदल गया। तीनों बिल्कुल एक जैसे थे, लेकिन हर एक अलग अलग गति से अलग अलग टेक्निक दिखा रहा था। मैं पूरी ताकत से हर मूवमेंट को अपनी आंखों में कैद करने लगा। कुछ देर बाद वे सफेद वस्त्रधारी आकृतियां धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगीं और अंत में पूरी तरह गायब हो गईं। जेड की दीवार फिर पहले जैसी हो गई और उस पर वही घने अक्षर दोबारा उभर आए। मैंने आंखें बंद की तो अचानक मेरे मन में एक रहस्यमय मंत्र अपने आप प्रकट हो गया। वह मंत्र ऐसा नहीं था जिसे मैंने जानबूझकर याद किया हो, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह हमेशा से मेरी आत्मा की गहराइयों में सोया हुआ था और अब जाकर जागा हो। लगभग 1 अगरबत्ती का समय बीतने के बाद मैंने आंखें खोलीं। अब मैं सफलतापूर्वक शेनडाओ टेक्निक को समझ चुका था, लेकिन जो ज्ञान मुझे मिला था वह अब भी केवल चेन चॉम द्वारा छोड़ा गया अधूरा संस्करण था। इस गुप्त कला में क्लोन बनाने की विधि तो थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फ्यूजन टेक्निक गायब थी। इस तकनीक से बना क्लोन केवल 30 साल तक ही जीवित रह सकता था और उसके पास कोई वास्तविक कल्टीवेशन भी नहीं होती थी। चेन चॉम का समाधान बेहद सीधा था। भारी मात्रा में गोलियों की मदद से सीमित समय के भीतर क्लोन की शक्ति को जितना हो सके उतना बढ़ाओ।
क्लोन जितना शक्तिशाली होगा, भविष्य में उसके साथ फ्यूजन करते समय ओरिजिन रियल्म में प्रवेश करने की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाएगी। दूसरों के लिए ऐसा क्लोन तैयार करना असंख्य दुर्लभ गोलियों और संसाधनों की मांग करता था, लेकिन मेरे लिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। लुओ ही सेक्ट में बड़ी मात्रा में उच्च गुणवत्ता की गोलियां बनाई जाती थीं और मैं स्वयं इस संप्रदाय का संस्थापक था, इसलिए मेरे पास सभी संसाधनों का पूरा अधिकार था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैं इस तकनीक का उपयोग ओरिजिन रियल्म में प्रवेश की संभावना बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा था। जब भी मेरी अनडेड सिस्टम अगला ब्रेकथ्रू करेगी, वह अपने आप मुझे अगले स्तर तक पहुंचा देगी। मैं केवल भविष्य में आने वाली एक्सट्रीम शैकल्स से बचाव की तैयारी कर रहा था। यदि मेरे पास एक अतिरिक्त क्लोन होगा, तो भविष्य में वह मेरे लिए एक नया विकल्प बन सकता है। चाहे सिस्टम उन सीमाओं को तोड़ पाए या नहीं, यह गुप्त कला हर स्थिति में मेरे लिए फायदेमंद ही थी, इसलिए इसे सीखना पूरी तरह उचित था। जब मैं बाहर निकला, तब पता चला कि मुझे अंदर पूरे 10 दिन हो चुके थे। फेंग ल्यूअन ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हें कुछ हासिल हुआ? मैंने अपनी पूरी सच्चाई नहीं बताई, बस हल्की मुस्कान के साथ इतना कहा, थोड़ी बहुत समझ आ गई है। यह सुनकर फेंग ल्यूअन और यांग सेन ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में साफ आश्चर्य दिखाई दे रहा था। शायद उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई व्यक्ति सिर्फ 10 दिनों में इस रहस्य को समझ सकता है। उनसे विदा लेकर मैं तलवार की रोशनी में बदलकर सीधे लुओ ही सेक्ट लौट आया। अब जबकि शेन दाओ टेक्निक मेरे हाथ लग चुकी थी, अगला लक्ष्य जल्द से जल्द अपना क्लोन तैयार करना था और यह देखना था कि क्या सिस्टम उसे भी मेरे साथ आगे बढ़ा सकता है। अपने पर्वत पर स्थित निवास में लौटते ही मैंने सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं सक्रिय कर दी और गुफा को पूरी तरह बंद कर दिया। फिर ध्यान लगाकर बैठ गया और दिमाग में मौजूद पूरी तकनीक को शुरुआत से अंत तक दोबारा व्यवस्थित करने लगा। क्लोन क्रिएशन का सबसे खतरनाक चरण आखिरकार शुरू हुआ। मैंने पहले से तैयार किए गए दुर्लभ हेवनली ट्रेजर्स निकाले और शेन दाओ टेक्निक के अनुसार धीरे धीरे एक नया शरीर बनाना शुरू किया। दिन गुजरते गए। बीच बीच में लैंड्री लोगों के हाथों दवाइयाँ और संसाधन भेजता रहा, जिन्हें गुफा के बाहर छोड़ दिया जाता था। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकलकर उन्हें अंदर ले आता और फिर तुरंत गुफा बंद करके साधना में लौट जाता। अनगिनत दुर्लभ खजानों के पोषण से वह नई आत्मा धीरे धीरे आकार लेने लगी। अंत में वह बिल्कुल मेरे जैसी दिखाई देने लगी। वह मेरे सामने शांत बैठी थी। उसका चेहरा, शरीर, आभा, यहाँ तक कि सांसों का एहसास भी मुझसे अलग नहीं था। केवल एक अंतर था, उसका कल्टीवेशन अभी भी सबसे निचले क्यूआई कॉन्डेंसेशन रियल्म पर ही था। आखिरकार मेरा पहला क्लोन सफलतापूर्वक जन्म ले चुका था। मैंने अपनी सिल्वर व्हाइट स्वॉर्ड में लगातार बिजली की शक्ति प्रवाहित करनी शुरू कर दी। पहले ठंडी चमक देने वाली तलवार अब नीली बिजली की महीन लकीरों से ढकने लगी और उसकी शक्ति लगातार बढ़ती चली गई। यह एकांत साधना मेरी उम्मीद से कहीं अधिक लंबी साबित हुई। देखते ही देखते पूरे 1.5 साल बीत गए। मैंने न केवल अपने क्लोन को पूरी तरह स्थिर कर लिया, बल्कि सिल्वर व्हाइट स्वॉर्ड को भी अपने लिए सबसे उपयुक्त लाइटनिंग एट्रीब्यूट में बदल दिया। जब मैंने दोबारा आंखें खोलीं, तो मेरी पुतलियों में नीली बिजली की 2 किरणें चमक उठीं, जिनकी रोशनी से पूरी गुफा कभी उजली तो कभी अंधेरी होने लगी। सिल्वर व्हाइट स्वॉर्ड मेरे सामने हवा में तैर रही थी और घने विद्युत चापों से पूरी तरह घिरी हुई थी। मैंने तलवार की मूठ पकड़ते ही उसके भीतर की बिजली मेरी आध्यात्मिक शक्ति के साथ गूंजने लगी। अब हर वार के साथ तलवार बिजली की चमक छोड़ती थी और उसकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। मैं स्वयं म्यूटेटेड लाइटनिंग स्पिरिचुअल रूट का धारक था, इसलिए बिजली ही मेरी सबसे उपयुक्त शक्ति थी। अब सामान्य ओरिजिन सोल रियल्म के शुरुआती विशेषज्ञ भी मेरे सामने टिक नहीं सकते थे, चाहे मैं 36 फ्लाइंग सोर्ड्स का उपयोग न भी करूं। लेकिन वैन लिन मेरे क्षेत्र में नहीं था, इसलिए सिस्टम अब तक सक्रिय नहीं हुआ था। मैं स्वयं उसे खोजने निकलने ही वाला था कि अचानक परिचित आवाज गूंजी। जांच पूरी हुई। अनडेड और होस्ट अब एक ही मैप में प्रवेश कर चुके हैं। अनडेड की वर्तमान कल्टीवेशन कोर फॉर्मेशन रियल्म प्रारंभिक चरण। होस्ट की कल्टीवेशन सिंक्रोनाइज होकर ओरिजिन सोल रियल्म प्रारंभिक चरण पर पहुंची। यह सुनते ही मेरी सांसें थम गईं। तुरंत अगली सूचना आई, अनडेड ने ड्रैगन बैटल फॉर्मेशन प्राप्त की है। होस्ट को उसी फॉर्मेशन के 4 फॉर्मेशन प्लेट्स प्राप्त हुए हैं। अगले ही क्षण एक प्राचीन फॉर्मेशन प्लेट सीधे मेरे स्टोरेज बैग के भीतर प्रकट हो गई। मैं उसे देखने ही वाला था कि पहले से कहीं अधिक विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा आकाश से उतरने लगी। वह गुफा की सीमा से नहीं, बल्कि मानो पूरे आकाश और धरती से उमड़ रही थी। पूरी पर्वत चोटी कांप उठी। गुफा की दीवारों में अनगिनत दरारें पड़ गईं।
आसपास के पेड़ पौधों और चट्टानों की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा खींचकर आकाश में एक विशाल भंवर का रूप लेने लगी। मैं तुरंत ध्यान लगाकर बैठ गया और उस अथाह ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवाहित करने लगा। अनगिनत साधकों को रोकने वाली कोर फॉर्मेशन की अंतिम बाधा सिस्टम के सामने कागज की तरह टूट गई। मेरे डैंशन के भीतर स्थित सुनहरी गोल्डन कोर जोर से कांपी और अगले ही पल विस्फोट के साथ टूट गई। उसके भीतर की सारी आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकलकर डैंशन के केंद्र में घूमने लगी और धीरे धीरे एक छोटे से मानव रूप में बदल गई। उस छोटे व्यक्ति का चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा था। वह था मेरा ओरिजिन सोल। सिर्फ एक पल में ही मैं कोर फॉर्मेशन ग्रेट परफेक्शन से सीधे ओरिजिन सोल रियल्म प्रारंभिक चरण में पहुंच गया। जहां दूसरे लोग पूरी जिंदगी में भी यह सफलता नहीं पा पाते, वहीं मेरे लिए यह केवल अनडेड के ब्रेक थ्रू का परिणाम था। उसी समय मेरे सी ऑफ कॉन्शियसनेस में मौजूद ब्लड एक्सट्रीम रियल्म भी तेजी से फैलने लगा। उसके चारों ओर की रक्तवर्णी बिजली पहले से कहीं अधिक घनी हो गई और उसका दबाव कई गुना बढ़ गया। जिस एक्सट्रीम शैकल्स से मुझे सबसे अधिक डर था, वह बिल्कुल भी प्रकट नहीं हुई। सिस्टम ने बिना किसी रुकावट के मुझे अगले रियल्म में पहुंचा दिया और ब्लड एक्सट्रीम रियल्म भी साथ साथ विकसित हो गया। इसका मतलब साफ था, अब से ब्लड एक्सट्रीम रियल्म मेरी कल्टीवेशन के साथ लगातार बढ़ता रहेगा। जो शक्ति पहले ओरिजिन सोल से नीचे अजेय मानी जाती थी, अब वह स्वयं ओरिजिन सोल रियल्म की शक्ति बन चुकी थी। मैं अपनी नई शक्ति महसूस ही कर रहा था कि अचानक एक और ऊर्जा की धारा मेरे क्लोन की ओर बढ़ी। अभी तक केवल क्यूआई कॉन्डेंसेशन रियल्म में रहने वाला क्लोन भी अविश्वसनीय गति से लगातार ब्रेक थ्रू करने लगा। क्यूआई कॉन्डेंसेशन मध्य चरण, क्यूआई कॉन्डेंसेशन अंतिम चरण, क्यूआई कॉन्डेंसेशन ग्रेट परफेक्शन, फिर बिना रुके फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट प्रारंभिक चरण, मध्य चरण, अंतिम चरण, ग्रेट परफेक्शन। उसके बाद उसके शरीर में भी एक गोल्डन कोर बनने लगी और उसकी कल्टीवेशन सीधे कोर फॉर्मेशन रियल्म में प्रवेश कर गई। सिस्टम ने केवल मेरे क्लोन की कल्टीवेशन ही नहीं बढ़ाई, बल्कि मेरे सबसे शक्तिशाली ब्लड एक्सट्रीम रियल्म को भी पूरी तरह उसके भीतर कॉपी कर दिया। उसी क्षण मुझे पूरी तरह विश्वास हो गया कि शेन दाओ टेक्निक से बनाया गया क्लोन भी सिस्टम की नज़र में मेरे ही समान माना जाता है। जब भी मेरी असली देह आगे बढ़ेगी, क्लोन भी बिल्कुल वही रियल्म और वही क्षमताएं प्राप्त करेगा। इसका अर्थ था कि अब मेरे पास केवल एक ओरिजिन सोल रियल्म प्रारंभिक चरण का योद्धा नहीं था। अब मेरी असली देह और क्लोन दोनों ही ब्लड एक्सट्रीम रियल्म वाले ओरिजिन सोल रियल्म विशेषज्ञ थे। यदि मेरी असली देह सिल्वर व्हाइट स्वॉर्ड और विभिन्न टेक्निक्स से सामने से शत्रु को दबाए रखे और क्लोन छिपकर ब्लड एक्सट्रीम रियल्म से हमला करे, तो ओरिजिन सोल रियल्म मध्य चरण का विशेषज्ञ भी भारी कीमत चुकाए बिना नहीं बच सकेगा। और यह तो केवल शुरुआत थी। जैसे जैसे वैंग लिन की अनडेड आगे कोर फॉर्मेशन मध्य चरण, अंतिम चरण और ग्रेट परफेक्शन तक पहुंचेगी, मेरी और क्लोन की कल्टीवेशन भी लगातार साथ साथ बढ़ती जाएगी। हमारे ब्रेक थ्रू से उत्पन्न हलचल पूरे प्राचीन अवशेष क्षेत्र में फैल गई। असंख्य साधक अपनी अपनी गुफाओं से बाहर निकल आए और लुओ ही सेक्ट की दिशा में उठते हुए विशाल प्रकाश स्तंभ को देखने लगे। हर कोई अनुमान लगाने लगा कि आखिर वहां कौन सा शक्तिशाली विशेषज्ञ जन्म ले चुका है। दूर पर्वत पर खड़े फेंग ल्यूअन और यांग सेन भी उस विशाल आध्यात्मिक भंवर को देखकर स्तब्ध रह गए। यांग सेन ने गहरी सांस लेकर कहा, जब यह कोर फॉर्मेशन में था, तभी रियल्म पार करके लड़ सकता था। अब जबकि यह सचमुच ओरिजिन सोल रियल्म में पहुंच गया है, शायद सामान्य ओरिजिन सोल प्रारंभिक चरण के विशेषज्ञ भी इसके प्रतिद्वंद्वी नहीं रहेंगे। उधर लुओ ही सेक्ट में लैन रुई और नो युअन भी आकाश में खड़े मुस्कुरा रहे थे। मेरे ब्रेक थ्रू के बाद लुओ ही सेक्ट के पास अब खुलकर 3 ओरिजिन सोल रियल्म विशेषज्ञ मौजूद थे। लेकिन उनमें से कोई भी यह नहीं जानता था कि मेरी गुफा के भीतर एक नहीं बल्कि 2 ओरिजिन सोल रियल्म विशेषज्ञ मौजूद थे। मेरी असली देह के अलावा मेरा क्लोन भी बिल्कुल समान कल्टीवेशन और समान ब्लड एक्सट्रीम रियल्म का स्वामी बन चुका था। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसी क्षण सामने बैठे क्लोन ने भी आंखें खोल दी। 2 ओरिजिन सोल रियल्म की आभाएं एक साथ फैल गईं। मजबूत गुफा भी उस दबाव को सहन नहीं कर सकी और चारों ओर से ढह गई। धूल के बादल के बीच मैं और मेरा क्लोन एक साथ खड़े हो गए। चेहरा, आभा, कल्टीवेशन, सब कुछ पूरी तरह एक जैसा था। अपने सामने खड़े दूसरे स्वयं को देखकर मेरे होठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। वैंग लिन, इस बार सच में मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। तुम एक बार ब्रेक थ्रू करते हो, लेकिन मुझे अब केवल एक नहीं बल्कि 2 गुना शक्ति मिलती है। मेरी असली देह तुमसे एक पूरा बड़ा रियल्म आगे है और मेरा क्लोन भी उतना ही आगे है। आज से मैं अकेला नहीं रहा। मैं अकेला होकर भी 2 ओरिजिन सोल रियल्म विशेषज्ञों के बराबर हूं।
और जैसे जैसे वैंग लिन आगे बढ़ता जाएगा, यह बढ़त भविष्य में और भी अधिक भयावह होती जाएगी। आज तो सबकी बुंड फाड़ देंगे। रोम रोम भाइयों। एक करे भाई एक करे भाई एक। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। अरे भाई 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 क्या भाई भाई बैगन मैं कौन है बे? बड़े खतरनाक लोग हैं।